दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले 10-20 सालों में दुनिया कैसी दिखेगी? क्या हमारी सड़कों पर धुआं होगा या फिर शांत दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां? क्या हमारे घरों की बिजली कोयले से आएगी या सीधे सूरज की रोशनी से? आज हम 2026 में खड़े हैं और रिन्यूएबल एनर्जी अब केवल एक विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता यानी मैंडेटरी बन चुकी है। भारत ने लक्ष्य रखा है 2070 तक नेट जीरो बनने का और इस यात्रा में सबसे ज्यादा पैसा वो कंपनियां बनाएंगी जो आज छोटी हैं लेकिन जिनका विजन बड़ा है। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम 3 ऐसे स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे जो ग्रीन एनर्जी की इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं। हम सिर्फ नाम नहीं जानेंगे बल्कि उनके बिजनेस मॉडल, उनकी बैलेंस शीट, उनकी मोट यानी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ और सबसे जरूरी उनमें छिपे जोखिमों को भी समझेंगे। अगर आप एक जागरूक निवेशक बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और स्वागत है आपके अपने चैनल निवेश इन हिंदी पर, जहां हम बनाते हैं सही सोच, सही निवेश और मजबूत भविष्य। भाग दो इंडस्ट्री आउटलुक, द ग्रीन गोल्ड रश। स्टॉक्स पर जाने से पहले उस समंदर को समझें जिसमें ये मछलियां तैर रही हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि हमारी 70% बिजली आज भी कोयले से आती है। लेकिन अब सरकार का मास्टर प्लान क्या है? भारत सरकार का लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन यानी नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता हासिल करना। इसका मतलब है कि अगले 4-5 सालों में हमें अपनी वर्तमान क्षमता को दोगुना से ज्यादा करना होगा, जिस पर भारत सरकार ने काम शुरू कर दी है। आइए इसे समझते हैं। फर्स्ट, PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। सबसे पहली और बड़ी कड़ी है PLI स्कीम। अब तक हम अपने सोलर पैनल और सेल्स के लिए चीन जैसे देशों पर निर्भर थे, लेकिन सरकार ने हजारों करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि देकर अब मेड इन इंडिया सोलर मॉड्यूल्स की राह आसान कर दी है, जिससे इंपोर्ट पर निर्भरता खत्म होगी। देश के भीतर ही हाई एफिशिएंसी सोलर सेल्स का निर्माण होगा और लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। लक्ष्य साफ है, भारत केवल बिजली पैदा नहीं करेगा बल्कि दुनिया को सोलर उपकरण बेचेगा भी। सेकंड, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अब बात करते हैं भविष्य के ईंधन की यानी ग्रीन हाइड्रोजन की। भारत दुनिया का ग्रीन हाइड्रोजन हब बनने की दौड़ में है, लेकिन ये है क्या? जब सौर या पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करके पानी से हाइड्रोजन निकाली जाती है तो उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। इसमें प्रदूषण शून्य है। स्टील इंडस्ट्री हो या बड़े जहाज, जहाँ बिजली काम नहीं आती वहाँ ये ग्रीन फ्यूल क्रांति लाएगा। भारत का लक्ष्य 2030 तक सालाना 5 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का है। थर्ड, PM कुसुम योजना। इन बड़ी फैक्ट्रियों से निकलकर अब चलते हैं सीधे गाँव की पगडंडियों पर, जहाँ काम कर रही है PM कुसुम योजना। ये योजना हमारे किसानों को अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता बना रही है। सरकार किसानों को भारी सब्सिडी पर सोलर पंप दे रही है। इसके फायदे क्या है? दिन में बिना कटौती के सिंचाई, डीजल पंपों के खर्च से मुक्ति, बंजर जमीन पर सोलर पैनल लगाकर बिजली बेचकर अतिरिक्त कमाई। दोस्तों, सोलर PLI से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन और PM कुसुम तक ये योजनाएं सिर्फ सरकारी आंकड़े नहीं है, बल्कि ये एक नए और स्वच्छ भारत की बुनियाद है। 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य दूर जरूर है, लेकिन शुरुआत शानदार हो चुकी है। जब सरकार किसी सेक्टर के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है तो वहाँ वेल्थ क्रिएशन के मौके अपने आप पैदा होते हैं। लेकिन याद रखिए, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, इसलिए हमें सही स्टॉक चुनना होगा। और ऐसे ही कुछ गोल्ड माइन स्टॉक्स का हम एनालिसिस करेंगे जो इस थीम का बेनिफिशियरी हो सकता है। तो चलिए लिस्ट की पहले स्टॉक की ओर चलते हैं। स्टॉक नंबर 1, KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, सूरज की ताकत। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी कंपनी की जो सिर्फ बिजली नहीं बना रही बल्कि भविष्य का एक पैसा छापने वाला इकोसिस्टम तैयार कर रही है। एक ऐसी कंपनी जिसने पिछले कुछ सालों में निवेशकों को मालामाल कर दिया है और अब भी इसकी भूख शांत नहीं हुई है। भारत सरकार का लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता हासिल करना, और इस रेस में एक नाम बहुत तेजी से उभर कर सामने आ रहा है, KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। आज हम इस सूरज की ताकत वाली कंपनी का डीपली एनालिसिस करेंगे। क्या इसका बिजनेस मॉडल वाकई इतना मजबूत है? क्या इसका कर्ज इसके मुनाफे को खा जाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या आपको इस लेवल पर निवेश करना चाहिए? चलिए गहराई से समझते हैं। KPI ग्रीन एनर्जी कोई नई नवेली कंपनी नहीं है। यह गुजरात बेस्ड KP ग्रुप का हिस्सा है, जिसे रिन्यूएबल एनर्जी में सालों का अनुभव है। इनका मुख्य ब्रांड है सोलरिज्म। अक्सर लोग सोचते हैं कि सोलर कंपनी का मतलब सिर्फ छत पर पैनल लगा देना होता है, लेकिन KPI ग्रीन इससे कहीं आगे है। ये सोलर पार्क बनाते हैं, जमीन का इंतजाम करते हैं, ग्रिड से कनेक्टिविटी दिलाते हैं और सालों साल उस प्लांट का रखरखाव करते हैं। इन्होंने खुद को गुजरात के मार्केट लीडर के रूप में स्थापित किया है। क्यों? क्योंकि गुजरात भारत का सोलर हब है और KPI के पास वहाँ होम एडवांटेज है। समझते हैं इसके बिजनेस मॉडल को, ताकि ये पता चल सके कि पैसा कैसे आता है। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले यह समझना जरूरी है कि उसकी जेब में पैसा कहाँ से आता है। KPI ग्रीन के 2 मुख्य इंजन हैं। पहला, IPP यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। इसे आप कंपनी की किराए की इनकम समझ सकते हैं। KPI खुद के पैसे से सोलर प्लांट लगाती है और उससे पैदा होने वाली बिजली को सीधे सरकार या बड़ी कंपनियों को बेचती है। इसके लिए वो 25 साल तक के PPA यानी पावर परचेस एग्रीमेंट साइन करते हैं। इससे फायदा ये होता है कि एक बार प्लांट खड़ा हो गया तो अगले 25 साल तक पैसा आता रहेगा। यह एक कैश रिच मॉडल है। दूसरा, CPP कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर। यहाँ KPI एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करती है। बड़ी फैक्ट्रियां या कंपनियां जिन्हें अपनी बिजली की लागत कम करनी है, वो KPI को कॉन्ट्रैक्ट देती हैं
हैं भाई हमारे लिए एक सोलर प्लांट बना दो। इससे क्या फायदा होगा? इसमें कंपनी को तुरंत बड़ा कैश फ्लो मिलता है और उन्हें लंबे समय तक रख रखाव का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस कंपनी को एक बैलेंस शीट मजबूती देता है। जहां सीपीपी से तुरंत ग्रोथ मिलती है, वहीं आईपीपी से लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। चलिए समझते हैं कंपनी का मोट क्या है, आखिर ये अलग क्यों है। शेयर बाजार में वॉरेन बफेट कहते हैं हमेशा मोट वाली कंपनी ढूंढो। केपीआई ग्रीन के पास 3 ऐसी चीजें हैं जो इसे दूसरों से अलग बनाती हैं। फर्स्ट, एक्सिक्यूशन स्पीड यानी काम करने की रफ्तार। सोलर सेक्टर में सबसे बड़ी चुनौती होती है प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करना। केपीआई की ट्रैक रिकॉर्ड गवाह है कि ये समय से पहले प्रोजेक्ट्स चालू करने के लिए जाने जाते हैं। शेयर बाजार को ऐसी कंपनियां पसंद हैं जो कहती कम है और करती ज्यादा है। सेकंड, लैंड बैंक यानी जमीन का खजाना। आज के समय में गुजरात में बिजली के सब स्टेशन के पास जमीन मिलना सोने की खान मिलने जैसा है। केपीआई के पास पहले से ही बड़ी मात्रा में लैंड बैंक मौजूद है। एक नया प्लेयर आकर कल ही प्लांट नहीं लगा सकता क्योंकि जमीन और परमिशन में सालों लग जाते हैं। यहाँ केपीआई बाजी मार ले जाती है। थर्ड, हाइब्रिड स्ट्रैटेजी यानी सोलर प्लस विंड। सूरज सिर्फ दिन में चमकता है लेकिन हवा रात में भी चलती है। केपीआई अब सिर्फ सोलर तक सीमित नहीं है, ये हाइब्रिड मॉडल पर काम कर रहे हैं जहां एक ही जमीन पर सोलर पैनल भी होंगे और विंड टरबाइन भी। इससे जमीन का इस्तेमाल दोगुना हो जाता है और बिजली का उत्पादन भी बढ़ जाता है। चलिए एक नजर इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड यानी नंबर्स पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि बिना नंबर के स्टॉक मार्केट में बात करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। मार्केट कैप 7,570 करोड़ रुपए यानी एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस 384 रुपए। पीई रेशियो 17.7। इंडस्ट्री पीई 25.8 यानी स्टॉक अंडर वैल्यू है। प्रॉफिट ग्रोथ, पिछले 3 सालों में इनका मुनाफा 90% CAGR से ऊपर ग्रो हुई है। मतलब हर 1 से 1.5 साल में कंपनी का मुनाफा दोगुना हो रहा है। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी एंड ROCE, ये दोनों ही रेशियो 17% के ऊपर बने हुए हैं, जो ये बताते हैं कि मैनेजमेंट अपने शेयर धारकों के पैसे का इस्तेमाल बहुत ही कुशलता से कर रहा है। चलिए इसके ऑर्डर बुक देख लेते हैं। इनके पास फिलहाल हजारों मेगावाट के ऑर्डर्स पाइपलाइन में हैं। ये हमें रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है। हालिया ऑर्डर बुक का विवरण 2026 की पहली तिमाही के अनुसार कुछ इस प्रकार है। लगभग 2.95 गीगावाट सोलर विंड एनर्जी पाइपलाइन में है। गुजरात के खावड़ा में 300 मेगावाट AC और 405 मेगावाट DC प्रोजेक्ट के लिए सर्विस ऑर्डर हाल ही में प्राप्त हुए। इनमें SJVN की 200 मेगावाट की सौर परियोजना और कोल इंडिया की 300 मेगावाट की परियोजना शामिल है। यानी हमें पता है कि अगले 2 साल तक कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं है। आइए इसके जोखिम और चुनौतियों को भी समझ लेते हैं। क्या सब कुछ गुलाबी ही गुलाबी है? बिल्कुल नहीं। एक समझदार निवेशक वही है जो रिस्क को पहले देखे। पहला, कर्ज का बोझ यानी डेट। इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर की कंपनियों को बड़ा सेटअप लगाने के लिए कर्ज लेना ही पड़ता है। केपीआई के पास भी कर्ज है। अगर भविष्य में ब्याज दरें यानी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ती हैं तो इनका मुनाफा कम हो सकता है। आपको इनके डेट टू इक्विटी रेशियो पर नजर रखनी होगी। दूसरा, सरकारी नीतियां यानी पॉलिसी रिस्क। सोलर सेक्टर पूरी तरह से सब्सिडी और सरकारी नीतियों पर टिका है। अगर गुजरात सरकार या केंद्र सरकार की नीतियों में कोई बड़ा बदलाव आता है तो प्रोजेक्ट्स की गति धीमी हो सकती है। टेक्निकल व्यू और निवेश की रणनीति। दोस्तों अब बात करते हैं उस सवाल की जिसके लिए आप यहाँ आए हैं, क्या खरीदें, कब खरीदें। केपीआई ग्रीन जैसे स्टॉक्स बहुत वॉलेटाइल होते हैं। जब भागता है तो सर्किट मारता है और जब गिरता है तो डरा देता है। इसलिए यहाँ लंपसम यानी एक साथ सारा पैसा लगाना खतरनाक हो सकता है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, अगर आप लंबी अवधि 3 से 5 साल के निवेशक हैं तो हर गिरावट पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में यानी SIP मोड में स्टॉक जोड़े। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखें, यानी स्टॉक को उसके ऑल टाइम हाई पर खरीदने के बजाय 10 से 15% के करेक्शन का इंतजार करना बेहतर होता है। रिस्क एपेटाइट का समझें, यानी यह स्टॉक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में आता है। अपने पोर्टफोलियो का केवल एक छोटा हिस्सा ही इसमें लगाएं। निष्कर्ष यह है कि केपीआई ग्रीन एनर्जी भारत की रिन्यूएबल स्टोरी का एक मजबूत खिलाड़ी है। उनके पास विजन है, लैंड बैंक है और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। अगर मैनेजमेंट कर्ज को काबू में रखता है तो यह आने वाले समय में एक बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन सकता है। चलते हैं दूसरी कंपनी पर। स्टॉक नंबर 2, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। दोस्तों जब हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो सबका ध्यान अडानी ग्रीन या टाटा पावर पर जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सेक्टर में असली पैसा कहाँ है? सोचिए एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिजली के दाम बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। उसे फर्क पड़ता है सिर्फ इस बात से कि हवा चल रही है या नहीं। जब तक हवा चलेगी टरबाइन घूमेंगे और जब तक टरबाइन घूमेंगे इस कंपनी की तिजोरी में पैसा आता रहेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड की। यह वो कंपनी नहीं है जो सिर्फ विंड मिल लगाती है, बल्कि यह वो कंपनी है जो उन्हें अगले 25 सालों तक जिंदा रखती है। हम जानेंगे कि कैसे इनका सर्विस मॉडल इन्हें एक कैश मशीन बना रहा है और क्या यह स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। आइनॉक्स ग्रीन का बिजनेस मॉडल समझने के लिए एक सिंपल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने एक महंगी लग्जरी कार खरीदी। कार खरीदना एक वन टाइम खर्चा है, लेकिन उस कार को अगले 15 साल चलाने के लिए आपको हर साल उसकी सर्विसिंग करानी होगी, टायर बदलने होंगे, इंजन ऑयल डालना होगा। कार बेचने वाली कंपनी को पैसा एक बार मिला, लेकिन सर्विस सेंटर को पैसा हर साल मिलेगा। आइनॉक्स ग्रीन विंड एनर्जी का वही सर्विस सेंटर है। इनका मुख्य काम है O&M यानी ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस। एक विंड टरबाइन की उम्र लगभग 20 से 25 साल होती है। इन 25 सालों में टरबाइन में धूल जमती है, उसके सेंसर्स खराब होते हैं, उसके ब्लेड्स को रिपेयरिंग की जरूरत होती है। आइनॉक्स ग्रीन इन्हीं सब चीजों का ख्याल रखती है। जादू कहाँ है? जादू है इनके रिकरिंग रेवेन्यू में। इनके कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट्स लंबे समय के होते हैं। एक बार कंपनी ने टरबाइन की सर्विस का जिम्मा ले लिया तो अगले 15-20 साल के लिए उनकी कमाई फिक्स हो गई। यह एक प्रेडिक्टेबल बिजनेस है जिसे शेयर बाजार बहुत पसंद करता है। चलिए इसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं। आइनॉक्स ग्रीन ने पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ा बदलाव किया है। इन्होंने खुद को एसेट लाइट बनाया है। पहले ये खुद बिजली पैदा करते थे जिसमें बहुत सारा पैसा फंसा रहता था और कर्ज बढ़ता था। अब इन्होंने अपने पावर प्लांट्स बेच दिए हैं और पूरा फोकस सिर्फ सर्विसेज पर कर दिया है। इनके रेवेन्यू के 3 मुख्य हिस्से हैं। फर्स्ट, फिक्स्ड प्राइस O&M, यहाँ ग्राहक एक तय सालाना फीस देता है। सेकंड, स्पेयर्स एंड कंज्यूमेबल्स, जैसे कार के स्पेयर पार्ट्स बिकते हैं वैसे ही टरबाइन्स के पार्ट्स बेचकर ये मोटा मुनाफा कमाते हैं। थर्ड पार्टी सर्विसेज, ये सिर्फ अपनी पेरेंट कंपनी के टरबाइन्स नहीं बल्कि दूसरी कंपनियों के टरबाइन्स की भी देखभाल करने की क्षमता रखते हैं। सबसे बड़ी बात, इनके पास अपनी पेरेंट कंपनी आइनॉक्स विंड का पूरा सपोर्ट है। जब भी आइनॉक्स विंड कोई नया टरबाइन बेचती है उसकी सर्विसिंग का कॉन्ट्रैक्ट अपने आप आइनॉक्स ग्रीन की झोली में गिर जाता है। मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए आइनॉक्स ग्रीन ने एक बहुत ही स्मार्ट चाल चली है। इन्होंने विंड वर्ल्ड इंडिया के एसेट्स को एक्वायर किया है। इस अधिग्रहण से क्या हुआ, अचानक से इनके पास सर्विसिंग के लिए हजारों मेगावाट के नए टरबाइन्स आ गए। यह ऐसा ही है जैसे एक छोटे गैरेज मालिक ने शहर के सबसे बड़े वर्कशॉप को खरीद लिया हो। अब उनके पास ग्राहकों की संख्या बढ़ गई है जिससे इनका मार्केट शेयर और रेवेन्यू दोनों में जबरदस्त उछाल आया है। यह मूव इन्हें भारत की टॉप विंड O&M कंपनियों की लिस्ट में खड़ा कर देता है। अब बात करते हैं उस ट्रिगर की जो इस स्टॉक को रॉकेट बना सकता है। उसका नाम है रीपावरिंग। भारत में बहुत सारे विंड टरबाइन्स 15 से 20 साल पुराने हो चुके हैं। वे पुराने जमाने के हैं, छोटे हैं और कम बिजली पैदा करते हैं। सरकार अब एक नई पॉलिसी लाई है जिसके तहत इन पुराने टरबाइन्स को हटाकर नए और शक्तिशाली टरबाइन्स लगाए जाएंगे। आइनॉक्स ग्रीन के लिए यह लॉटरी जैसा है। क्यों? क्योंकि वे पहले से ही उन साइट्स पर मौजूद हैं। जब पुराना टरबाइन हटेगा और नया लगेगा तो उसका मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट किसे मिलेगा? जाहिर है जो वहां पहले से काम कर रहा है। रीपावरिंग से इनका प्रति मेगावाट रेवेन्यू 2 से 3 गुना तक बढ़ सकता है। फाइनेंशियल हेल्थ और टारगेट, मार्केट कैप 6,942 करोड़ रुपए, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस 173 रुपए, पी रेशियो 86, इंडस्ट्री पीई 25.8, यानी स्टॉक हाईली ओवर वैल्यूड है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी घाटे से निकलकर मुनाफे की ओर बढ़ रही है। इनका ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत शानदार है, लगभग 22% से 25% के बीच। सर्विस सेक्टर में इतने हाई मार्जिन मिलना बहुत बड़ी बात है। इन्होंने अपना कर्ज काफी हद तक कम किया है जो एक बहुत पॉजिटिव संकेत है। अब कंपनी जो भी कमाएगी वो सीधे शेयर धारकों के मुनाफे में जुड़ेगा। रिस्क और सावधानियां, द रियलिटी चेक। लेकिन दोस्तों, शेयर बाजार में बिना रिस्क के कुछ नहीं होता। आइनॉक्स ग्रीन के साथ भी कुछ चुनौतियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहला, वर्किंग कैपिटल साइकिल। इनका पैसा अक्सर सरकारी बिजली बोर्ड SEBS या बड़े ग्राहकों के पास फंस जाता है, यानी काम तो हो गया लेकिन कैश हाथ में आने में वक्त लगता है। इससे कंपनी के कैश फ्लो पर दबाव पड़ता है। दूसरा, वैल्यूएशन। पिछले कुछ समय में स्टॉक काफी भाग चुका है। इसका PE रेशियो काफी ऊपर जा सकता है जिससे यह महंगा लग सकता है। तीसरा, डिपेंडेंस ऑन विंड। अगर किसी साल हवा की गति कम रही तो टरबाइन्स कम चलेंगे। हालांकि सर्विस फीस फिक्स होती है लेकिन स्पेयर पार्ट्स की खपत कम हो सकती है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? आइनॉक्स ग्रीन एक नीश प्लेयर है। यह विंड एनर्जी की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप ग्रीन एनर्जी की ग्रोथ में हिस्सा लेना चाहते हैं लेकिन सोलर की भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो यह एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इन्वेस्टमेंट एक्शन, स्टॉक अभी बुलिश मोमेंटम में है लेकिन वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच्ड है। इसे अपनी वॉच लिस्ट में रखें। अगर बाजार में कोई करेक्शन आता है और स्टॉक 10 से 15% नीचे मिलता है तो वह खरीदारी का सबसे अच्छा मौका होगा। समय सीमा, यह कम से कम 3 से 5 साल के नजरिए वाला स्टॉक है। स्टॉक नंबर 3, वेबसॉल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड। जब हम सोलर पैनल की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान चीन की ओर जाता है, लेकिन भारत के भीतर एक ऐसी कंपनी है जो दशकों से खामोशी के साथ सोलर सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग में जुटी है। हम बात कर रहे हैं वेबसॉल एनर्जी सिस्टम की। अगर आप शेयर बाजार के निवेशक हैं तो आपने हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के बारे में सुना होगा। वेबसॉल उसी श्रेणी का एक ऐसा स्टॉक है जिसने पिछले कुछ समय में निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो क्या यह कंपनी वाकई सोलर सेक्टर का मैन्युफैक्चरिंग योद्धा है या फिर एक चमकता हुआ बुलबुला? एक, कंपनी का प्रोफाइल। वेबसॉल कौन है? वेबसॉल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड पश्चिम बंगाल आधारित एक कंपनी है जो फोटोवोल्टाइक PV सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स बनाने के व्यवसाय में है। इसकी शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी, जिसका मतलब है कि इनके पास इस क्षेत्र का पुराना अनुभव है। सोलर सेल्स, यह सोलर पैनल का दिल होता है। भारत में पैनल बनाने वाली कंपनियां तो बहुत हैं, लेकिन सेल बनाने वाली कंपनियां बहुत कम हैं। वेबसॉल यही बाजी मारता है। हाई एफिशिएंसी सेल्स। कंपनी अब पुराने टेक्नोलॉजी मल्टी क्रिस्टलाइन से हटकर उच्च दक्षता वाले मोनोपर्क और टॉपकॉन सेल्स की ओर बढ़ रही है। बिजनेस मॉडल, चीन को टक्कर देने की तैयारी। वेबसॉल का बिजनेस मॉडल पूरी तरह से मेक इन इंडिया और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर आधारित है। पहला, चीन पर निर्भरता कम करना। भारत वर्तमान में अपने सोलर सेल्स की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा चीन से आयात करता है। सरकार की नीति स्पष्ट है, चीन से आने वाले माल पर लगाम लगाना। यहाँ वेबसॉल जैसी कंपनियों को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है क्योंकि उनके पास पहले से ही स्थापित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। दूसरा, क्षमता विस्तार यानी कैपेसिटी एक्सपेंशन। वेबसॉल ने हाल ही में अपनी क्षमता को अपग्रेड किया है। वे अब गीगावाट स्केल पर उत्पादन करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। उनकी नई उत्पादन लाइनें अधिक आधुनिक और किफायती हैं जो मार्जिन सुधारने में मदद करेंगी। ग्रोथ के ट्रिगर्स, किसी भी स्टॉक के पीछे कुछ कैटालिस्ट होते हैं। वेबसॉल के लिए ये 3 सबसे बड़े ट्रिगर्स हैं। फर्स्ट, सरकारी नीतियां, BCD और ALMM। भारत सरकार ने सोलर सेल्स के आयात पर बेसिक कस्टम्स
ड्यूटी यानी BCD लगा दी है। इसके अलावा ALMM यानी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स के नियम ने घरेलू निर्माताओं के लिए मैदान साफ कर दिया है। अब सरकारी प्रोजेक्ट्स में केवल वही पैनल लग सकते हैं जो भारत में बने हों। सेकंड, टर्न अराउंड फेज। वित्तीय वर्ष 2026 की पहली छमाही H1FY26 के नतीजे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कंपनी अब घाटे से निकलकर मुनाफे की ओर बढ़ रही है। कई सालों तक सुस्त रहने के बाद कंपनी के रेवेन्यू में उछाल और ऑपरेशंस में स्थिरता देखी जा रही है। थर्ड, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। सरकार की 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाने की योजना ने डिमांड का एक ऐसा सैलाब पैदा किया है जिसे पूरा करने के लिए वेबसॉल जैसी कंपनियों को दिन रात काम करना होगा। फाइनेंशियल बैकग्राउंड, मार्केट कैप 2575 करोड़ रुपए यानी एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस 61 रुपए। PE रेशियो 11.2, इंडस्ट्री PE 25.8 यानी स्टॉक अंडर वैल्यूड है। रेवेन्यू ग्रोथ में भारी बढ़त, नई कैपेसिटी के चालू होने से सेल्स में तेजी आई है। एबिटा मार्जिन सुधार की ओर है। कच्चा माल यानी वेफर की कीमतों में स्थिरता से मार्जिन बढ़े हैं। कर्ज मीडियम है। एक्सपेंशन के लिए कर्ज लिया गया है जो एक रिस्क है। नेट प्रॉफिट पॉजिटिव है। टर्न अराउंड हो रहा है। पिछले कई सालों के नुकसान के बाद कंपनी अब मुनाफा कमा रही है। रिस्क फैक्टर्स, संभल कर चलें। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। वेबसॉल में निवेश करने से पहले इन जोखिमों को नजरअंदाज न करें। पहला, प्रमोटर होल्डिंग और प्लेजिंग। कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने शेयरों का एक हिस्सा गिरवी रखा हुआ था। हालांकि यह धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन यह निवेशकों के लिए हमेशा एक रेड फ्लैग रहता है। सेकंड, तकनीकी बदलाव। सोलर सेक्टर में तकनीक बहुत तेजी से बदलती है। अगर वेबसॉल समय पर नई तकनीक जैसे टॉपकॉन या पेरोव्स्काइट में निवेश नहीं करती तो वह पीछे छूट सकती है। थर्ड, कच्चे माल की निर्भरता। सेल बनाने के लिए वेफर्स की जरूरत होती है जो अभी भी बड़े पैमाने पर आयात करने पड़ते हैं। अगर ग्लोबल सप्लाई चेन में दिक्कत आती है तो वेबसॉल का उत्पादन रुक सकता है। फोर्थ, थीमेटिक प्ले। वेबसॉल एक प्योर प्ले सोलर सेल कंपनी है। इसे थीमेटिक प्ले इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी किस्मत पूरी तरह से एक ही सेक्टर और सरकार की एक ही नीति पर टिकी है। यदि कल को सोलर सब्सिडी कम होती है या सरकार नीतियों में बदलाव करती है तो इस स्टॉक पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। चलिए कंपनी का स्वॉट विश्लेषण कर लेते हैं। स्ट्रेंथ्स यानी ताकत, पुराना अनुभव और स्थापित ब्रांड। भारत में बहुत कम सेल निर्माता हैं जिससे कंपटीशन कम है। वीकनेसेस यानी कमजोरी, कमजोर बैलेंस शीट का इतिहास और वर्किंग कैपिटल की भारी जरूरत कंपनी की बड़ी कमजोरी हो सकती है। अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर, वैश्विक स्तर पर चाइना +1 की रणनीति और भारत का 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी का लक्ष्य एक बहुत बड़ा मौका है। थ्रेट्स यानी खतरा, चीन द्वारा डंपिंग से कीमतें बहुत कम करना और ब्याज दरों में बढ़ोतरी जिससे प्रोजेक्ट्स की लागत बढ़ती है। इन्वेस्टमेंट एक्शन, आपको क्या करना चाहिए? यह स्टॉक उन लोगों के लिए नहीं है जो अपनी कैपिटल प्रोटेक्शन चाहते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो हाई कन्विक्शन हाई रिस्क में विश्वास रखते हैं। प्रो टिप, इसमें केवल उतना ही पैसा लगाएं जिसे आप खोने का रिस्क ले सकते हैं। इसे अपने पोर्टफोलियो का 2-3% से ज्यादा हिस्सा न दें। रणनीति क्या होना चाहिए? 1, स्टॉप लॉस का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। 2, हर तिमाही के नतीजों पर नजर रखें। अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं या प्लेस कम करते हैं तो यह एक बहुत सकारात्मक संकेत होगा। वेबसॉल एनर्जी सिस्टम वाकई में मैन्युफैक्चरिंग का एक योद्धा बनने की राह पर है। कंपनी ने मुश्किल समय देखा है और अब वह एक नई ऊर्जा के साथ वापसी कर रही है। भारत की सौर क्रांति यानी सोलर रेवोल्यूशन में इसकी भूमिका अहम हो सकती है, लेकिन एक निवेशक के तौर पर आपको अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। यह एक हाई स्टेक्स गेम है। अगर दाम सही पड़ा तो मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकते हैं और अगर नीतियां बदली तो गिरावट भी उतनी ही तेज हो सकती है। इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी। दोस्तों, हमने 3 स्टॉक्स देखे, लेकिन क्या आपको तीनों में निवेश करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। पोर्टफोलियो कैसे बनाएं? अपने कुल निवेश का 10-15% से ज्यादा स्मॉल और मिड कैप ग्रीन स्टॉक्स में न लगाएं। ग्रीन एनर्जी एक लंबी रेस है। ये स्टॉक्स ओवरनाइट अमीर नहीं बनाएंगे। याद रखें, इन कंपनियों के प्रॉफिट सरकारी नीतियों के साथ ऊपर नीचे होते रहेंगे। निष्कर्ष, भारत की ग्रीन स्टोरी अभी सिर्फ शुरू हुई है। 2026 से 2030 के बीच हम इन सेक्टरों में अभूतपूर्व बदलाव देखेंगे। KPI ग्रीन जैसे स्टॉक्स मार्केट लीडर बनने की क्षमता रखते हैं, जबकि वेबसॉल और इनोक्स खास नीच मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। किसी के कहने पर निवेश न करें, अपनी रिसर्च करें। ये वीडियो केवल शिक्षा के उद्देश्य से है। वैसे तो इस सेक्टर के 5 कंपनियों को कवर करना था, किंतु यह वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए अगले वीडियो में नेक्स्ट 2 कंपनीज का एनालिसिस करेंगे। अगर आपको यह डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी और रिसर्च करने के लिए प्रेरित करता है। कमेंट में बताइए इन 5 स्टॉक्स में से आपके पोर्टफोलियो में कौन सा है या आप किस पर अगला विस्तृत वीडियो चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप अगली मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और निवेश करते रहिए। जय हिंद।